हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारी जो क्लास है वो पटवार भर्ती 2025 की आपकी क्लास है। इसमें अपन एक क्वेश्चंस आंसर से अपना पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर करेंगे। आज के अगर क्लास की सेशन की बात करें तो आज के क्लास में आपके कुछ तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है वो रहने वाले हैं। इसके साथ साथ ही आपके आज की जो क्लास है वो राजस्थान जीके की रहने वाली है। और राजस्थान जीके में भी अगर आपको मैं बताऊं तो आपका एक तो जो राजस्थान हिस्ट्री का जो राजनीतिक पुनर्गठन वाला टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चन रहेंगे। साथ साथ में जो आपकी भाषा एवं बोलियां हैं, कल्चर का आपका टॉपिक है भाषा एवं बोलियां। और साथ में ही राजस्थान साहित्य इसके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और साथ में मैं लेकर आई हूं आपके लोक संगीत और आपके लोक नृत्य। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक रहेंगे। इसमें देखते हैं अपन आज के सेशन में है वो कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर आज के सेशन में सारे के सारे क्वेश्चंस अपन कवर नहीं कर पाते हैं तो आज आपका जो राजनीतिक पुनर्गठन और बोलियां एवं साहित्य है उसको तो कवर कर ही लेंगे। और आपका संगीत नृत्य है इस टॉपिक को फिर हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ मेले एवं त्योहार, आपके रीति रिवाज, वेशभूषा वाला टॉपिक कल और ऐड कर लेंगे। तो चलिए आज इतना हो सकेगा अपन उतने क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में है वो कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपके करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं वो इसमें यहां मैं लेके आई हूं, तो पहले अपन वो करेंगे। उसके बाद है आपके आपके जीके पर चलते हैं। अगर इस क्लास की पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक है वो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि आपको जो पटवार भर्ती आपकी राजस्थान पटवार भर्ती है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो वो भी आप वहां पर भी आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा बीकानेर के कर्णेसर भाटियान गांव में कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। अगर इसमें अपन देखें तो आपका 1000 मेगावाट, 500 मेगावाट, 300 मेगावाट और 200 मेगावाट, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो आप याद रखना किसने रखी है, प्रधानमंत्री हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने कब रखी थी। 16 फरवरी 2024 में। 16 फरवरी 2024 में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी यानी वीसी के माध्यम से है, वो बीकानेर की ये पुंगल तहसील में पड़ता है। पुगल तहसील में आपके पड़ता है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखने लेना। कर्णेसर भाटियान आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके बीकानेर के कर्णेसर भाटियान गांव में कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया, तो याद रख लेना 300 मेगावाट। या फिर सीधा पुंगल तहसील के बारे में पूछ ले तो वो भी आप ध्यान रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ है वो समझौता किया है। किस देश के साथ समझौता किया है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड, सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आयुष मंत्रालय जो आपके भारत सरकार का है, उन्होंने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और उसके साथ साथ किसके साथ है, थाईलैंड के साथ है आपके क्या किया है, समझौता किया है। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चले तो हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, विजय बिश्नोई, एम सिकरी, वी कुमार। सभी को पता है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अब आप ये बताना कि ये कितने नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आपके राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश है हाईकोर्ट के या फिर न्यायाधीश है, तो उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 50+1 है। कितनी है, 50+1 है स्वीकृत संख्या। अगर ये पूछ ले कि फिलहाल में वर्तमान में कितने न्यायाधीश है इसमें,
संख्या तो निर्धारित अपने 50+1 की गई है, लेकिन अब अगर बात करें तो 38 न्यायाधीश है अपने हाई कोर्ट में। 4 न्यायाधीश अभी है वो वकील कोटे से आपके न्यायाधीश बने हैं, तो उनको भी याद रख लेना। अगर आप लोग करंट से अपडेट रहते हैं तो उन चारों के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बताती हूँ ताकि आपको पता रहे। आप मैं जब कहूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखना तो आप उस चीज को रिकॉल कर पाओ, उस चीज को ढूंढोगे, खुद लिखोगे ना तो वो चीज आपको याद भी रहेगी। राइट आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 75,000 करोड़ और 90,000 करोड़। हर बच्चे को जहां तक मुझे लगता है ये आपको अच्छे से याद होगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सी, 75,000 करोड़। अगर आप देखें तो इतने की तो मंजूरी मिली है और इस योजना में 300 यूनिट 300 यूनिट है वो मुफ्त बिजली है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के तहत निम्न में से कौन अंतरिक्ष यात्रियों के घोषित नामों में से नहीं है? यानी जो गगनयान मिशन है उसके तहत है वो 4 जो अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हमें बताना है कि 4 में से ये इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगर अपन चारों की बात करें तो एक तो आपके आ जाते हैं प्रशांत बालकृष्ण नैयर, ठीक है। एक आपके आती है अजीत कृष्ण, कैप्टन अजीत कृष्णन, तो ये भी आपका सही है। एक आपका अंगद प्रताप, ये भी आपका सही है। और आपका सौम्य सिंह नागर नहीं है, ये आपका गलत है। इसकी जगह कौन आएगा? तो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन है डी हो जाएगा। जो नहीं है वाले नाम बताने हैं। तो पहला आप याद रखना, आपके अजीत कृष्णन हो गए, अंगद प्रताप हो गए, प्रशांत बालकृष्ण नैयर हो गए, और चौथे व्यक्ति के आप ध्यान रखो तो ये आते हैं शुभंशु शुक्ला। क्या आएंगे? शुभांशु शुक्ला। इस चीज को भी आप याद रखना, ठीक है। चारों के चारों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे? गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। अगर राइट आंसर की बात देखें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी। जो आपके मनोहर जोशी थे, मनोहर जोशी जोशी ये लोक स्पीकर भी रह चुके थे, आपके लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके थे, ठीक है। और ये आपके पूर्व थे। आप कमेंट करके बताओ कि अभी वर्तमान में आपके लोकसभा के जो स्पीकर है वो कौन है। ये मैं बता दूं कि वो राजस्थान से हैं और उनका दूसरा कार्यकाल है, यानी वो एक बार पहले रह चुके हैं और लगातार लगातार दूसरे बार कार्यकाल में रहने वाले एकमात्र है आपके, ठीक है। तो कमेंट करके बताना। ये भी बता देती हूँ कि वो कोटा के हैं। अब अपन देखें कि पूर्व मुख्यमंत्री थे तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। महाराष्ट्र में ये 1995 से 1999 तक है वो मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर इनके लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करें तो 2002 से ये 4 तक है वो लोकसभा के क्या रहे थे? स्पीकर रहे थे। तो ये भी याद रखना आप, ठीक है। पूछ सकता है आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला कहीं से पूछ सकता है। अगला है, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला, गुलमर्ग, मनाली, श्रीनगर। अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या पूछा है? चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम है, तो शीतकालीन की बात करें तो ये कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कहां पर? आपके गुलमर्ग में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्घाटन है वो वहां के उपराज्यपाल, अगर देखें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? उप राज्यपाल, तो ये आपके मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी जम्मू कश्मीर के हैं वो सीएम बने हैं, वो कौन बने हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अब ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान जीके के क्वेश्चन। और राजस्थान जीके के क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है राजनीतिक पुनर्गठन से। मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी? मोहन सिंह मेहता समिति, हीरालाल शास्त्री समिति,
पी सत्यनारायण राय समिति और डॉक्टर शंकर राव देव समिति। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दो चीजों में कंफ्यूज होगा, आपका ए और बी में तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, वो होंगे आपके सी और डी में कंफ्यूज। तो इस कंफ्यूजन को अपन दूर कर देते हैं और इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है डी, डॉक्टर शंकर राव देव समिति थी। इसको बनाया गया था मत्स्य संघ को गठित करने के लिए, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो आपका जो पांचवा चरण था, पांचवा जो चरण था उसके अंतर्गत एक समस्या उत्पन्न हुई थी। वो समस्या क्या उत्पन्न हुई थी? जो आपका मत्स्य संघ, आपको पता है मत्स्य संघ में चार रियासतें थी। चार कौन कौन सी थी? एक तो आपकी अलवर थी, एक कौन सी थी? अलवर थी। एक करौली थी, आपके पूर्वी राजस्थान की चार रियासतें थी। इसके साथ साथ एक धौलपुर थी, धौलपुर थी। और चौथी थी वो कौन सी थी? धौलपुर के साथ आपकी भरतपुर थी। तो इसमें एक जटिल समस्या क्या उत्पन्न हुई थी कि जो अलवर और करौली है, ये दोनों रियासतें तो राजस्थान में मिलना चाहती थी, लेकिन अगर हम बात करें धौलपुर और भरतपुर की तो ये आपके उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, ठीक है। तो इसके समाधान के लिए शंकर राव देव समिति गठित की गई थी। इसमें आपसे एक क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, और वो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डॉक्टर शंकर राव देव समिति थी, इसमें कितने सदस्य थे? तो याद रखना तीन सदस्य थे। तीनों के तीनों के आपको नाम भी पता होने चाहिए। तीन सदस्य में एक तो आपको जो अध्यक्ष थे शंकर राव देव समिति के, जो शंकर राव देव थे, ये तो पता ही हो गया, ठीक है। इसमें जो दो सदस्य थे वो एक तो थे प्रभु दयाल, प्रभु दयाल। दूसरे व्यक्ति थे वो थे आर के सिधवा, आर के सिधवा। और ऐसे क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आर के सिधावा बोल दिया, सिधवा बोल दे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें ये पूछ लिया जाता है कि इस समिति में कितने सदस्य थे, या फिर ये पूछ ले कि ये समिति है इसमें कौन कौन से सदस्य थे, उनके नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप याद रखना, इस समिति की सिफारिश से वो मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में ए बी सी श्रेणियों का भेदभाव कब समाप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 मई 1949 को, 18 अप्रैल 1948 को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए। आपका जो सातवां सातवां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1956। इसके तहत जो आपके राज्यों की ए बी और सी श्रेणियां थी, इनको समाप्त कर दिया गया था। और इनको समाप्त करने के बाद है जो राज्य है, जो बाकी राज्य थे उनको राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में विभक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 को, और साथ में ही इसी में राज प्रमुख के स्थान पर है वो राज्यपाल का पद है वो सर्जित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? अभय सिंह को, प्रताप सिंह को, मुंज को और राव जोधा को। तो राइट आंसर की बात करें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपके राजा मुंज थे उनको वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मत्स्य संघ के लिए बोला गया है प्रेम नारायण माथुर, जुगल किशोर चतुर्वेदी, भोलानाथ और डॉक्टर मंगल सिंह। अगर अपन मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वो कौन थे? शोभाराम कुमावत थे, शोभाराम कुमावत। और ये पता है आपको कहाँ के थे? ये थे आपके अलवर के। और ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आप याद रखना ये कहाँ के थे? अलवर के थे। और उनके मंत्रिमंडल की अगर अपन बात करें, मंत्रिमंडल की अगर अपन बात करें तो उसमें कौन कौन थे? एक तो आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, और ये कहां से थे? ये भरतपुर से थे। ये कहां से थे? भरतपुर से थे। मास्टर भोलेनाथ थे, ये कहां से थे? अलवर से थे। ये भी कहां से थे? अलवर से थे। और एक आपके थे गोपीलाल, मैं मंत्रिमंडल में यहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए कि ये जो व्यक्ति थे इनके मंत्रिमंडल में थे। एक व्यक्ति और कौन थे? गोपीलाल
यादव, यादव थे, ठीक है। और इसके साथ साथ मंगल सिंह भी थे। इसके साथ साथ कौन थे? मंगल सिंह भी थे। तो आपका जो राइट आंसर, और मंगल सिंह है वो कहां से थे? ये थे धौलपुर से, धौलपुर से। और अगर इसमें आप और देखें तो एक व्यक्ति और थे, वो कौन थे? आपके चिरंजी लाल शर्मा थे, जो कि करौली से थे। तो मैं इसको कहां पर लिख देती हूँ, यहां पर थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ, चिरंजी लाल शर्मा, चिरंजी लाल शर्मा। और ये कहां से थे? ये करौली से थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या बनेगा आपका? जैसे आपके सूची वाले आते हैं ना, कि इस साइड सूची फर्स्ट दे दी, इस साइड है वो सूची सेकंड दे दी। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए जो गठित मंत्रिमंडल था, उनको, उनका मिलान कीजिए। तो इस साइड तो इन नेताओं के, या फिर मान लीजिए इन व्यक्तियों के नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया जुगल किशोर चतुर्वेदी, भोलेनाथ, ठीक है, मास्टर भोलेनाथ, डॉक्टर मंगल सिंह दे दिया, चिरंजीलाल शर्मा दे दिया, गोपीलाल यादव दे दिया। और इस साइड है वो क्या दे देंगे आपको? जगह का नाम दे देंगे, ठीक है, जिले दे देंगे कि ये करौली से थे, ये अलवर से थे, ये धौलपुर से थे, ये भरतपुर से थे। उनका मिलान करना, और नीचे जो कूट होता है ना, वो दे देंगे। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो इसमें मैंने आपको सारे बता दिए। तो आपका कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है, प्रेम नारायण माथुर है वो मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं थे। तो इस प्रकार अब देखिए, आपने जब ये मत्स्य संघ यानी आपने एकीकरण या राजनीतिक पुनर्गठन पढ़ लिया, ये पुनर्गठन पढ़ा, तो आपने जो मैंने ये चीजें बताई है ना, वो बहुत ही कम बच्चों ने, हो सकता है कि 2% बच्चों ने ये चीज पढ़ रखी होगी। अगर ये वो पढ़ी है ना, तो उन्होंने ये जिले याद नहीं रख रखे होंगे कि हाँ चिरंजी लाल शर्मा है वो करौली से थे कि भरतपुर से थे। अब इस क्वेश्चन से आपको ये भी माइंड में रह जाएगा, और आपको ये भी माइंड में रह जाएगा कि हाँ ये इनके वो जो जगह है वो याद करनी जरूरी है, क्योंकि ये मिलान वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इन चीजों को जो आपके लिए नहीं होना, उनको आप एक जगह है वो नोट जरूर कर लेना। और जब बाद में आप इनका रिवीजन करो ना, तो उनको एक बार सरसरी नजरों से जरूर देख लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए आ जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन है वो किस सरकार को सौंपा था? किस सरकार को सौंपा था? मध्य प्रदेश, बंबई, गुजरात और राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंबई सरकार को सौंपा था। क्यों? क्योंकि जो सिरोही था, सिरोही राज्य था ना, सिरोही राज्य का जो शासक था वो अल्पवयस्क था, अल्प व्यस्त था। इसके कारण वहां के जो राजमाता थे, उनके नेतृत्व में एक आपके रिजेंसी काउंसिल द्वारा है ये काम किया गया था। और आपको ये भी याद रखना है, एक डेट याद रखनी है, वो डेट कौन सी है? 8 नवंबर, 8 नवंबर 1948। इसमें आपको याद रखना है कि 8 नवंबर 1948 को भारत सरकार ने सिरोही, सिरोही रिजेंसी काउंसिल से समझौता किया था। उसके अनुसार समझौता क्या हुआ था कि 5 जनवरी 1949 को सिरोही का जो शासन है वो बंबई सरकार को दे दिया जाए, बंबई सरकार को दे दिया जाए। तो क्वेश्चन ये भी, ये तो चलो इसने पूछ लिया कि कब सौंपा गया था, तो 5 जनवरी 1949 को सौंपा गया था। याद रखना 8 नवंबर 1948 को समझौता हुआ था। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि आपका समझौता कब हुआ था? 8 नवंबर 1948 को। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे अपन बढ़े, और अगला अपना क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है जो आप सभी पढ़ते हैं, कि असुमेलित है वो बताना है। इस साइड एकीकरण के चरण दिए गए, और इस साइड है उनके उद्घाटनकर्ता दिए गए हैं। प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था, उसके उद्घाटनकर्ता थे एनवी गोडगिल। दूसरा चरण था राजस्थान संघ, एनवी गोडगिल उद्घाटन करता। तीसरे के संयुक्त राजस्थान के हीरालाल शास्त्री। और चौथा जो चरण था वो था वृद्ध राजस्थान, और उसके थे वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें अपन देखें तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए सी। अगर अपन तीसरे चरण की बात करें, तो जो आपका तीसरा चरण था वो क्या था? पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान में जब आपका उदयपुर मिलाया गया था,
उदयपुर मिलाया गया था तो क्या बना था, संयुक्त राजस्थान। तो आपको पता है तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में क्या हुआ था, जो आपका पूर्व राजस्थान था यानी आपका दूसरा चरण था, उसमें आपके उदयपुर को मिलाया गया था। और ये कब, 18 अप्रैल 1948 को ये विलय किया गया था। ठीक है, इसमें राजधानी है वो उदयपुर को चुना गया था। राज प्रमुख है वो भी आपके उदयपुर के कौन थे, भूपाल सिंह थे। उदयपुर के भूपाल सिंह थे। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो माणिक्य लाल वर्मा है वहां के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और इसका उद्घाटन है वो किसने किया था, उद्घाटन किया था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब किया था, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को। तो ये याद रखना है, जो गलत दिया गया तो वो मैंने बता दिया। किसने किया था, हीरालाल शास्त्री है, इन्होंने नहीं किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सुमेलित कीजिए, एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, सबसे नई कौन सी थी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो इसमें अगर अपन देखें तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। और तीन है वो ठिकाने थे। और एक आपका क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था, आप सभी को पता है केंद्र शासित प्रदेश तो अजमेर मेरवाड़ा था। क्या था, अजमेर मेरवाड़ा था। अगर अपन बात करें तीन ठिकानों की तो तीन ठिकाने भी आपको पता है, कुशलगढ़ था, कुशलगढ़ जो कि कहाँ का था, बांसवाड़ा का ठिकाना था। लावा की बात करें तो लावा है वो टोंक का है, टोंक का ठिकाना था। और आपके एकीकरण के समय जयपुर में आता था। और तीसरा था आपका नीमराणा, नीमराणा। और ये आपके अभी के समय देखे तो कोटपुतली बहरोड का हो गया, और उस टाइम है ये अलवर रियासत का ठिकाना था। ठीक है, तो मैंने आपको करंट का अभी का बता दिया, पहले का भी बता दिया। इसमें क्या पूछा है आपको, इसमें सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़ रियासत। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, झालावाड़ रियासत। सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ रियासत। और सबसे छोटी थी शाहपुरा। तो इसमें अगर अपन देखें तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए में दो आना चाहिए। ए में दो तो आपका ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, या तो होगा आपका बी या फिर सी। फिर आगे देखें कि आपके बी में आएगा थर्ड, बी में थर्ड आएगा तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने जो भी आपको बताया है ना वो अच्छे से याद रख लेना। आगे अपन बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है, टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर। जो क्वेश्चन है ना काफी मैं अच्छे, जो अभी के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन मैं आज बना के लेके आई हूं। अगर इसमें देखें कि टोंक, उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर, इसमें से एकीकरण का आरोही क्रम यानी सबसे पहले एकीकरण में है वो किसे रखा गया था। तो अगर अपन बात करें तो टोंक, उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर, तो ये सारे के सारे कर देखें तो आपको पता है दूसरे चरण में टोंक आ गया था, तीसरे चरण में ये आया था, चौथे चरण में आपको जैसलमेर, जयपुर इनको इंक्लूड कर लिया गया था, और ये लास्ट में आ गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में दिया गया है इस साइड एकीकरण के चरण दिए गए, इस साइड दिनांक। प्रथम चरण आपका, द्वितीय और पांचवा और सातवां चरण। तो पहला चरण आपका कब था, इसमें सुमेलित पूछा है यानी तीन इसमें गलत मिलेंगे, एक आपका सही। तो पहला ही गलत है, आपका 25 मार्च नहीं था, ये कब था आपका 18 मार्च। ये कब था, 18 मार्च। कलर थोड़ा सा पेन का दूसरा ले लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। 18 मार्च था। ठीक है, दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण आपका 25 मार्च था, 25 मार्च। ये दोनों के दोनों क्या थे, 1948 के थे, 1948 के थे। पांचवें चरण की बात करें तो पांचवा चरण आपका बिल्कुल सही दे रखा है, 15 मई 1949 था। सातवें चरण की बात करें तो सातवां चरण क्या था आपका, 1 नवंबर 1956। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आपके आते हैं करंट सॉरी उसके आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन। ये हमने राजस्थान हिस्ट्री का, जो मैंने आपको बोला था ना कि राजनीतिक पुनर्गठन, पुनर्गठन वाले क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब अपना आर्ट एंड कल्चर आता है। मोकड़ी क्या है, लाख की चूड़ियां, ऊन की दरियां, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के खिलौने। तो जो आपका मोकड़ी भी बोला जाता है, इसको मोखड़ी भी बोल देते हैं, खै भी बोल देते हैं। तो ये आपकी क्या है, लाख की चूड़ियां है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए आ जाएगा।
अगला आता है आपका, निबोरी आभूषण पहना जाता है। निबोरी आभूषण आपके गले में, हाथ में, दांत में और नाक में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गले में। निबोरी आभूषण है वो गले में पहना जाता है। और गले की और इंपॉर्टेंट आभूषण है जैसे आपके तुलसी, तुलसी, ठीक है। क्योंकि गले में जैसे आपकी मटर माला हो गई, मटर माला, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनको अपने दैनिक जीवन में भी देखते हो तो ये आपके राइट ही हो जाएंगे। जैसे हंसली हो गई, हालरो हो गया, तिमणिया हो गया, चंदन हार हो गया, हार का बोल दे, गलसरी बोल दे, ठीक है, ये तो आप याद रख लोगे। लेकिन जैसे निबोरी, तुलसी, पोत, पोत, पंचलड़ी, पंचलड़ी हो गई, ठीक है, चिक हो गया, चिक हो गया, एक हंकर हो गई, हंकर, और इसके साथ साथ एक आपकी जंजीर, जंजीर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब इसमें अगर अपन दांत की बात करें ना तो इसमें काफी ज्यादा पूछे जाने वाले, एक तो रखन, एक चूंप, रखन चूंप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दांत के आभूषण। नाक की अगर आभूषण की बात करें ना तो नाक के आभूषण में एक चुन्नी आभूषण है जो कि आपके पीछे पूछा गया क्वेश्चन है। और ये चुन्नी आभूषण है आपके नाक में पहना जाता है। तो इन दोनों चीजों को, दांत और नाक वाले को अच्छे से याद रख लेना। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जंजीर आभूषण पहना जाता है, नेवरी, शरीर, अंगोठिया। पहले आपको याद नहीं थे लेकिन मैंने जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन करवाया ना इसी मैंने आपको बताया है कि जंजीर आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। तो आपका ए में क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। और ए में दो आएगा तो इसमें अपन देखें, एक में इसने चार दे रखा है, जंजीर इसमें कमर में कर दिया, ठीक है। नेवरी आभूषण की बात करें तो इसमें किस चीज में किया है नेवरी आभूषण को, इसमें राइट आंसर तो आपका होना चाहिए सी। सी में देखते हैं कि जंजीर अगर आपका ए में फोर्थ आ जाए, और नेवरी है वो पैर में आभूषण है, बिल्कुल सही है। सरी आभूषण है वो आपके गले का है, ये भी सही है। अंगोटिया है आपके कान का है। तो ये जो जंजीर आभूषण है ना ये आपके कमर में भी पहना जाता है और आपके गले में भी पहना जाता है। हो सकता है कि दो आभूषण हो जिनके नाम है आपके सेम हो, ठीक है। तो आप ये याद रख लेना कि नेवरी आभूषण आप सभी को पता है कि आपके पैर में पहना जाता है, सरी है वो गले में पहना जाता है, और अंगोटिया कान में पहना जाता है। तो बच गया जंजीर, वो कमर में ही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला जो अपन को क्वेश्चन पूछा है ना वो पूछा है कि आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, मेमन, बोर, रखड़ी, कंदोरा। तो देखते ही पता चलता है कि जो आपका ऑप्शन डी है ना ये आपके कमर का आभूषण है, कमर का आभूषण है, कमरबंद बोल दे या कंदोरा बोल दे, ठीक है। बाकी ये तीनों के तीनों है आपके सिर के आभूषण है, सिर के आभूषण है। सिर में और भी आ जाता है जैसे सिसफुल हो गया, सिस पट्टी हो गई, टीकड़ा हो गया, टीकड़ा भी किस में पहना जाता है, सिर में पहना जाता है। सांकली हो गई, सांकली हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ बोर हो गया, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो क्या, टीडी भलको, टीडी भलको, ये भी आपके सिर का आभूषण है। और इसके साथ साथ एक मेमंद, ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दी, सुरमार, सुर मांग, मांग का आ गया जब पता चल जाएगा कि सिर का ही है। बोरला आई जाता है, एक आता है फीणी, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके, सिर के आभूषण है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आता है, जयपुर राज्य ने कन्या वध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया, 1840 में, 42 में, 44 में और 46 में। तो अगर अपन राइट आंसर की बात करें, जयपुर राज्य ने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था 1844 में। कब किया था, 1844 में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन है क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, ये तो पूछ लिया इसने जयपुर राज्य का। अगर आपसे पूछ लेता सबसे पहले कन्या वध को है वो किसने गैर कानूनी घोषित किया था, तो आप याद रखना सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले है वो 1833 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जो कोटा के महाराव थे, कोटा रियासत थी उसके द्वारा। और वो कौन थे, राम सिंह थे, उनके द्वारा है इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। उसके बाद में पहले यह आ गया, फिर आया था बूंदी, बूंदी में इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था 1834 में।
ठीक है। और यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? विष्णु सिंह थे, विष्णु सिंह थे। उसके बाद आपका आता है बीकानेर राज्य। बीकानेर ने भी कब? 1837 में कर दिया था। और 1837 में उस टाइम बीकानेर के जो राजा थे वो थे रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह थे। उसके बाद आपके आता है जोधपुर। उसके बाद आता है जोधपुर। जोधपुर ने 1839 में इसको गैर कानूनी घोषित किया था और उनके शासक थे मान सिंह। ठीक है, मान सिंह। उदयपुर में भी घोषित किया गया था। उदयपुर में भी 1844 में घोषित किया गया था और वहां के शासक थे स्वरूप सिंह। ठीक है। तो अब अपन देखें तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाले रियासतों का क्रम बताइए। तो पहले कोटा हो जाएगा, दूसरा बूंदी, फिर बीकानेर, फिर आपके क्या आ जाएगा? जोधपुर, और फिर आपका जयपुर आ जाएगा। तो ये क्रम भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। आगे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है। सामेला, सातरवाड़ा, बान और मुगदना। राइट आंसर की बात करें तो आप सभी को पता है कि सामेला विवाह से संबंधित है, बान भी है, मुंगदना भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। जब मृतक की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होती है ना, तो उस टाइम में घर या पड़ोस में चूल्हे नहीं जलाए जाते। ठीक है। उस क्रिया में जो मृतक के को जो उनकी अंतिम क्रिया होती है ना वो करवाने के बाद घर आके जो स्नान वगैरह किया जाता है, घर वालों को सांत्वना दी जाती है, उसको ही सातरवाड़ा बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका आता है कि भद्र का संबंध किससे है? करण भेद संस्कार से, अंत्येष्टि संस्कार से, विवाह संस्कार से, या समावर्तन संस्कार से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंत्येष्टि संस्कार से भद्र का संबंध है। यानी भद्र क्या होता है कि जिस घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि दादा दादी की हो जाती है, तो उनके जो पोता होता है या बेटा होता है, उनका सिर मुंडवाने की जो प्रक्रिया होती है वो भद्र कहलाती है। तो वो आपके अंत्येष्टि संस्कार से रिलेटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है चीकनी कोथली है। पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म, शादी की एक रस्म, मृत्यु पर एक रस्म, नए गृह प्रवेश की एक रस्म। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी, शादी की एक रस्म है। यानी कि जो वर पक्ष द्वारा वधु के लिए जो वस्त्र भेजे जाते हैं, ठीक है, गहने भी भेजी जाती हैं, और गहने के साथ साथ मिठाई भेजी जाती है, मिठाई भेजी जाती है, उसको चीकनी कोथली कहा जाता है। तो ये शादी से रिलेटेड है, आपकी प्रथा है। किससे संबंधित है? शादी से संबंधित है। तो आगे यहाँ पर है, आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो अपन कल की क्लास में करेंगे। आज का सेशन है वो यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में आपके साहित्य के क्वेश्चन भी रह जाएंगे, साथ में दूसरा टॉपिक भी अपन एक कवर कर लेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि जो भी स्टूडेंट है वो पटवार परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी है वो और बेहतर बना सके, अपनी अच्छे से रिवीजन कर सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब अपन मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक धन्यवाद।